हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास बाय केवट सर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे पीएससी, एसएससी, व्यापम, इनके द्वारा जो लिया जाता है, चाहे रेलवे हो, तो इनके द्वारा जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उनमें गणित के प्रश्न आते ही हैं। तो गणित के प्रश्नों को हम किस तरह लांग विधि से और शॉर्ट ट्रिक विधि से सरलता से हल करते हैं, आप लोगों को बहुत सी सरल शब्दों में आसानी से समझाते हुए कैसे हल करते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चूंकि मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गणित के प्रश्नों को सरलता से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं ये सीखना चाहते हैं, गणित का जो नॉलेज है वो स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर यह वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखें। प्रश्न देखिए, पढ़ें। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो देखिए यहाँ पर एक P है, एक Q, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनका जो अनुपात है वर्तमान आयु का लिखा है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। हो गया। अब देखिए लिखा है, यदि Q की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात P की आयु का अंतर 2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी दो व्यक्ति का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हो तो वर्तमान आयु मानते हैं 1 से गुणा करके। तो इस तरह क्या मिल गया हमको, ये 5 है इसका अनुपात P का, तो 5 1 से इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। इसका 7 है तो 7 1 से वर्तमान आयु मानना है। ठीक है, इस तरह सभी प्रश्न में, चाहे कोई भी प्रश्न आए जिसमें व्यक्तियों का अनुपात दिया हो आयु का, तो उनको उनका वर्तमान आयु मानने के लिए उसके साथ 1 से का गुणा कर देना है। ये सबसे पहला काम करना है। इसके बाद क्या करेंगे, शर्त को पढ़ें। देखिए अगला वाक्य में शर्त लिखा रहता है कि यदि Q की वर्तमान आयु, तो Q का देखिए वर्तमान आयु क्या है, 7x है। यहाँ तक पढ़ लिए। Q की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात P की आयु, तो P की आयु कितना है, माने है 5x। अब 6 वर्ष पश्चात लिखा है, 6 वर्ष पश्चात तो उसमें 6 जुड़ेगा। ठीक, जुड़ जाएगा। अगर पश्चात कह रहे तो जुड़ता है, पहले कहा हो तो उतना घटाना है। ठीक, P की आयु का अंतर 2 है। ये P की आयु हो गया और ये Q की आयु का अंतर माने घटाना। अब जब भी यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे तो इसको कोष्टक में लिखा जाता है। यही सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है। ठीक, इसको अगर कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो अंतर कितना है, 2 है। और जो भी अंतर है योगफल लिखा हो उसको बराबर चिन्ह के बाद लिखा जाता है। इस तरह देखिए हमें एक समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना बिल्कुल आसान। कैसे, 7x, किसी भी कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये धनात्मक है यानी, तो ये हो जाएगा 5x, ये भी धनात्मक है, ये भी हो जाएगा -6, और इस तरह हो गया 2। अब देखिए 7x में से 5x घटेगा, क्या बचेगा, 2x। अब ये -6 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6। इस तरह हो गया। ये 6 2 8, इस तरह। तो x का मान क्या होगा, 2 गुणा में है इसलिए पक्षांतर होगा। क्या बना, इस तरह 2 चौक, तो x बराबर क्या मिला हमको, 4। अब x बराबर मिल गया तो हम तुरंत इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 ये है P का मान, ये है Q का मान। तो 5x बराबर क्या हुआ, 5 गुणित 4 करेंगे, इसका गुणा रहता है, तो ये हो गया 20। अब इसी तरह 7x है, देखिए Q का वर्तमान आयु, तो 7 गुणित 1 समान 4 मिला, 7 चौक 28। प्रश्न देखिए क्या लिखा है, P और Q की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो ये वर्तमान आयु मिल गया, योग कर दें, कितना हो गया, 48 वर्ष। तो यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको शुरू में लग रहा होगा कि ये लॉन्ग कट विधि है, लेकिन इतना सारा लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे। सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये तो मानना तय हो जाता है कि जब भी दो व्यक्ति का आयु दिया है, मतलब
अनुपात में दिया है आयु तो उसको सीधा 5x से 7x मान लेते हैं। ठीक है, फिर शर्त के अनुसार ये जमा लो। शर्त कह रहा है कि Q की वर्तमान आयु और P की वर्तमान आयु में 6 साल बाद का अंतर 2 है। जैसे ही जमाएंगे फिर ये करना चुटकी का काम है। ठीक है, तो बहुत जल्दी हल हो जाता है, वो अभ्यास करना पड़ता है बस। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक जो जब सीरीज अनुसार मतलब टॉपिक के आधार पर जब वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो चलिए समझते जाएं पहले, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आते हैं, देखिए 1001 क्या है? पेन है, और 910 क्या है? पेंसिल है। प्रश्न को पढ़िए। 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? आप एक चीज याद रखें, बांटने का अर्थ क्या होता है। हम क्या चीज पढ़े? हम सब देखिए 2 चीज पढ़े हैं, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, SCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इन चीज़ों में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग सबको लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बोल देते हैं। अच्छे से सुन लीजिए, ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये महत्तम समापवर्तक होता है, इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज, या जिसे हम पहाड़ा कहते हैं उसे ही अपवर्त्य शब्द को बोला जाता है। तो लघुत्तम माने सबसे छोटा, समान गुणज या पहाड़ा को हम क्या बोलते हैं? LCM या लघुत्तम समापवर्त्य। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। उसी तरह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम बहुत सारा अपवर्तक लिख दें, यानी अपवर्तक माने होता है भाजक या गुणनखंड, तो उसको लिख दें और लिखने के बाद जो सब में समान हो और सबसे बड़ा अपवर्तक हो उसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए हमारे पास 10 और इसी तरह 5 ये पेन है, मान लो ये क्या है? पेंसिल है। ठीक है, अब इसका हम लोग कितने तरीक़ा से बांट सकते हैं ये देखें, क्योंकि ये बांटने पर ही आधारित है। 1-1 बांट सकते हैं 10 को, 2-2 बांट सकते हैं या 5-5 बांट सकते हैं। 5 को कितना बांट सकते हैं? 1 बांट सकते हैं या 5। देखिए दोनों में क्या है समानता? दोनों में 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 पेन और 5 पेंसिल को हमें बांटने के लिए कहा जाए और वहाँ यही शर्त रख दिया जाए कि इनको ऐसे बांटिए कि पेन को भी बराबर बराबर देना है और पेंसिल को भी एक बराबर बांटना है, तो कितने बच्चे को मिलेगा? तो दोनों का महत्तम निकाल के यही जो महत्तम समापवर्तक है इन दोनों संख्या का, वही क्या होगा? उतने ही बच्चों में वो बराबर बटाएगा। देखिए ठीक यही करना है। तो यहाँ क्या करेंगे? 1000, इसी विधि से देखिए 1001 का महत्तम होता है, सभी संख्या 1 से भाग जाएगा ही, दूसरा ये 11 से भाग जाता है, और तीसरा 91 से भाग करके देख लेंगे। उसके बाद ये है 910, तो ये 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 से भाग जाएगा, उसके बाद 91 से भाग जाता है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन क्या है? यही कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यही सबसे बड़ा उभयनिष्ठ है। एक ये उभयनिष्ठ है और ये एक, तो ये जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ है यही क्या है? इसका महत्तम समापवर्तक है। तो इसका मतलब ये जो 91 बच्चे हैं, ये आंसर बी, इतने लोगों में ये जो पेन है वो बराबर बराबर बटाएगा। ठीक, कभी भी इस तरह बांटने का प्रश्न आए, ठीक है, कितने, यहाँ देखिए अधिकतम कितने विद्यार्थी, तो अधिकतम माने सबसे अधिक, अधिकतम माने क्या होता है? अधिकतम को ही ये गणित की भाषा में बोलते हैं महत्तम। इससे भी पता चलता है कि यहाँ महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। ठीक, तो इस तरह कि जब भी प्रश्न आए, कोई भी वस्तु दिया हो उसको बराबर बराबर मात्रा में बांटना है, तो कितने बच्चों में होगा? ठीक है, जब भी इस तरह प्रश्न आए तो उन दोनों संख्याओं का क्या करना है? महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। ये हो गया इस प्रश्न का हल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है किसी कमरे में जिसकी बीमाएँ 12, आप देखिए ये है हमारा एक कमरे का, क्या बना देते हैं, एक
चित्र बना देते हैं तो आसानी से समझ आएगा। इस तरह, ठीक है। ये हो गया हमारा कमरा, ठीक। तो कमरे का ये क्या है, ये फर्श है मान लो, ये दीवार है, ठीक। या ऐसे कहें तो इस तरह भी मान सकते हैं, ये वाला को फर्श मान लो। तो कहीं भी जैसे इसको मान लेते हैं, ये कोने से इस तरह रखेंगे। ये देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, किसी कमरे में जिसकी विमाएँ 12 मीटर 3 वर्गमूल 3 मीटर और 5 मीटर है, तो उसमें रखने लायक सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। यानी कि इस तरह ये रखा हुआ है और इसी खंभे का घर के सबसे ऊपर का कोना और नीचे फर्श का ये कोना। तो ये समझिए इसको, ये जो चौकोन है ना, इसको मानिए आप नीचे का फर्श ये, ठीक है। तो ये कोने में रखेंगे और ऊपर छत के कोने में, यही सबसे लंबा होगा। तो ये देखिए क्या बन रहा है, ये वास्तव में एक समकोण त्रिभुज बना। ये समकोण बना और ये समकोण बना। तो देखिए ये है इसका आधार और ये है इसका ऊंचाई। लेकिन ये भी पता नहीं है हमें क्या चीज़ पता है। देखिए ये लंबाई पता है, माने कि 12 मीटर ये लंबाई हो गया कमरे का। चौड़ाई क्या है, ये चौड़ाई हुआ, तो कितना है 3 वर्गमूल 3। और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगा, ये वाला होगा। ऊंचाई क्या होगा इसका, ये वाला होगा। देखिए ये चौड़ाई हो गया, तो ये ऊंचाई होगा कितना 5 मीटर, ठीक। अब इतना है, तो ये हमको जानना है, क्योंकि इसको तो इसका मान पता नहीं है, ये मान पता है, ये पता है। तो देखिए ये भी एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है आधार है। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है, कर्ण जानना है तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करते हैं ना, तो इसका मिल जाएगा। और ये जानना है तो ये क्या है, देखो ऊंचाई का वर्ग है। तो इस तरह ये वास्तव में बांस को किसी भी कमरे में एक विकर्ण के रूप में रखा जाता है। जैसे ये घनाभ का क्या है, विकर्ण है। तो जो भी वस्तु रखेंगे बांस या खंभा किसी कमरे में बड़ा से बड़ा, वो विकर्ण बनाता है कमरे का। तो विकर्ण बराबर होता है, यही जानना, एक ठो सूत्र मात्र जानना है, विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का वर्ग धन, ये कहें चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। बहुत सिंपल है। देखिए समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा किया हूँ इसको। देखें कितना दिया है, लंबाई 12 का वर्ग, चौड़ाई वर्गमूल 3 का वर्ग, धन ऊंचाई 5 का वर्ग। हो गया, हल करते हैं। देखिए 12 में 144, 3 का वर्ग ना होगा और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है, ठीक है। ये 5 का वर्ग 25 हुआ। अब देखते हैं कितना आता है, 144, ये 9 तिया 27 धन 25, तो ये सब को जोड़ेंगे क्या आएगा 169। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, हाँ 5 7 5 12 12 4 9 12 4 16 होगा। ये 100, चलिए जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12 12 4 16, 6 हासिल 1 2, ये हो गया 3 3 2 5 5 4 9, इस तरह 196। इसका वर्गमूल होता है 14। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा है, ये। तो इस तरह हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, सिंपल से है। अब मैं इसको लंबा इसलिए बताया कि यहाँ हमें समझना जरूरी था कि कोई भी वस्तु रखेंगे तो वो कमरे में किस रूप में रखते हैं। वो कमरे का कमरे को एक घनाभ मान लें अगर, तो वो एक विकर्ण बनाता है। अब विकर्ण का जो सूत्र है वो ये है, लंब का वर्ग धन आधार का लंब का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और पूरे का वर्गमूल निकाल लो, ठीक। तो इस तरह से हम ये जो 3 तरह के प्रश्न है जो कि 2007 के खाद्य निरीक्षक परीक्षा में आया था, ये मैंने आप लोगों को हल करके बताया। आगे के वीडियो में पुनः उसी से संबंधित 3 प्रश्नों को और शामिल करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और आगे जब ये 30 प्रश्न का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद टॉपिक के अनुसार वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।